हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम 25th चैप्टर कर रहे थे। ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। इग्नो बीए का ये कोर्स आपका है BHD 106 का कोड है या फिर EHD 06। इस कोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। ये कोड सेम है। ठीक है, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें भी इसी तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में चाहे जो भी लिखा हुआ है, ये चाहे BHD 106 लिखा हो या फिर EHD 06 लिखा हो, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये 25th चैप्टर हम कर रहे थे, जिसका कुछ पार्ट बचा हुआ है उसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बाकी की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, और इसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो एग्जाम से पहले मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, कुछ चैप्टर बस बचे हुए हैं, बाकी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, तो ये इस वाले चैप्टर में हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे इसका। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं दिखा देती हूँ। वीडियो बड़ा हो गया था इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो उसे आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये था कि राष्ट्रपति की आदेश 1960 का मूल रूप बताते हुए संसदीय समिति की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 1960 के राष्ट्रपति के आदेश को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर ये पार्ट आता है तो आपको आंसर यही करना है। तो चलिए इसका बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं। ये जो इसका वीडियो आपको मिलेगा चैप्टर 24-25 करके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 24 का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन था वो करवाया था मैंने, और इसका 25 का कुछ पार्ट करवा दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था और सेकंड क्वेश्चन चल रहा था जो काफी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने ये बोला था आपको कि सेकंड पार्ट में कर लेंगे, सेकंड वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से हम करेंगे, इससे पहले का हो चुका है, तो आपको ये हेडिंग डालनी है प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद। ठीक है, हेडिंग आप अच्छे से हाईलाइट करके डालिएगा, और फिर आपको जितना भी याद रहता है वो आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हेडिंग लेकिन आप जरूर अच्छे से डालिएगा हाईलाइट करके। अनुवाद इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर कि संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद में भाषा में किस हद तक एकरूपता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी जो भाषा है, जैसे संस्कृत का हिंदी में या हिंदी का इंग्लिश में, कोई भी जो भी अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो उसमें कितनी एकरूपता होनी चाहिए, कितनी समानताएं होनी चाहिए, उन चीजों को ध्यान में इसमें रखा गया है। समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली। उन्होंने जो सिफारिशें की थी, उनकी कौन कौन सी सिफारिशें थी जो कि समिति ने की थी, जिन्हें आयोग ने माना है। ठीक है, वो ये है कि सारा काम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए। ठीक है, समिति का क्या कहना था, समिति ने आयोग की सिफारिशों को क्या क्या माना है कि आयोग का कहना था कि ये जो भी ट्रांसलेशन का काम है, जो भी अनुवाद का काम है, वो एक अभिकरण को सौंप दिया जाए, किसी एक संस्था को सौंप दिया जाए। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों और विनियमों और आदेशों के अलावा बाकी सब संहिताओं, अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद करें। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के बारे में आप जानते होंगे, जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट देखते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों और विनियमों और उनके जो भी आदेश थे के अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद वो करेंगे। सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का संविधियों के अनुवाद के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध होगा, इनका आपस में तालमेल होगा, आपस में इनका संबंध होगा। इसलिए यह काम विधि न्याय करे, इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों और शब्दावली में जहां तक हो सके एकरूपता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, सभी भारतीय भाषाएं, जितनी भी भारतीय भाषा हैं, उनमें जब भी अनुवाद किया जाए तो उनमें एक समानता होनी चाहिए, ताकि लोगों को चीजें समझ में आए उनकी शब्दावली में, और उनमें एकरूपता मतलब थोड़ी समानता होनी चाहिए ताकि लोग उसे समझ सकें। दूसरी हेडिंग इसमें आपको बताई गई है
प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण। ठीक है, जो कर्मचारी हैं, मतलब जो गवर्नमेंट काम काज देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग भी कार्यरत हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनमें उनके लिए हिंदी, वहाँ के काम करने वालों के लिए किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण हिंदी का मिले। ठीक है, हिंदी किस तरह से उनकी अच्छी की जाए ताकि वो हिंदी में अच्छे से कामकाज कर सकें। तो ये हेडिंग आप ऐसे कैसे याद रखें कि प्रशासनिक कर्मचारी, ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो भी काम करने वाले हैं, वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण, उनको किस तरह से हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, हिंदी के बारे में उन्हें बताया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, उनका प्रशिक्षण किया जाए। तो पहले में बताया गया है कि समिति द्वारा अभिव्यक्ति मत के अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब आप सिंपल भाषा में से समझने का प्रयास करिए कि फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि समिति ने, देखिए समिति ने कहा है, समिति द्वारा अभिव्यक्ति मत, समिति ने ऐसे अपने मत दिए हैं, अपने विचार दिए हैं। उनका कहना है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, केंद्रीय कर्मचारी जो भी हैं, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है, उन सभी कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिनकी भी एज 45 से कम है, उन्हें हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, तृतीय श्रेणी के ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थाओं और कार्य प्रभारी कर्मचारियों के संबंध में यह बात न होगी। ठीक है, ये कहा गया जो तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जो तृतीय ग्रेड के, जो तीसरे ग्रेड के हैं, तृतीय श्रेणी के ग्रेड से नीचे, जो तीसरी श्रेणी से जो नीचे कर्मचारी हैं, ठीक है, जो सी ग्रेड से नीचे हैं, जो डी में आते हैं, ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के ग्रेड से जो नीचे के कर्मचारी हैं, चाहे वो औद्योगिक संस्थाएं हों या फिर कार्य प्रभावी कर्मचारियों के संबंध में यह बात ना होगी। मतलब जो भी तीसरी श्रेणी से नीचे के कर्मचारी हैं, उनके लिए ऐसी बात लागू नहीं होती है, हिंदी का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए, ऐसा कुछ उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये जो भी बात है वो ए, बी और सी ग्रेड के लिए है। ठीक है, कि वो अगर 45 वर्ष से कम है तो उन्हें हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, कोई दंड नहीं है कि उनको जो भी प्रशिक्षण की तारीख दी गई है वो अपना आराम से सीखें। ठीक है, कोई इसके लिए सजा या दंड नहीं है। हिंदी भाषा पढ़ाई के लिए सुविधाएं प्रशिक्षार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदी की पढ़ाई करना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, जिन्हें जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो उनके लिए पूर्णतः मुफ्त होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए उन्हें कोई फीस देनी होगी या कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि गृह मंत्रालय उन टाइपकारों और अशुलिपिकों को हिंदी टाइपराइटिंग अशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबंध करे जो केंद्र सरकार की नौकरियों में है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, गृह मंत्रालय है, वहां पे जो भी ऐसे कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं, जिनको की टाइपिंग से रिलेटेड काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हिंदी टाइपिंग। ठीक है, अगर उन्हें हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता है या उन्हें ऐसा वर्क करना पड़ रहा है तो ये प्रशिक्षण की सुविधा भी सरकार उन्हें दे। जिस तरह से केंद्र सरकार में वैसे ही बाकी सरकारें भी उन्हें प्रशिक्षित करें। ठीक है, हिंदी टाइपिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय हिंदी टाइपराइटरों के मानक की बोर्ड कुंजी पटल के विधि के लिए शीघ्र कदम उठाए। ठीक है, दूसरा शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि जो भी टाइपराइटर जो टाइपिंग वाला जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो टाइपराइटरों के लिए एक मानक निश्चित किया जाए, कुंजी पटल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि वो अपना कार्य सुविधा अनुसार अपनी कर सकें, अच्छे से कर सकें। तो उनके लिए टाइपराइटरों के लिए भी एक मानक बोर्ड की बात उन्होंने की है। किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट है हिंदी प्रचार। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे 6 हिंदी प्रचार। हिंदी प्रचार में फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि आयोग की इन सिफारिशों से यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए। ठीक है, आयोग ने ऐसी सिफारिशें की हैं, आपको इतना सारा रटने की जरूरत नहीं है। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, आपको उतनी इंपॉर्टेंट चीजें याद रह जाएंगी जितना कि एग्जाम में जरूरी है। इतना सारा नहीं लिखना है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ एक दो बार वीडियो सुनिए, फिर अपने शब्दों में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन हेडिंग आप जरूर याद कर लीजिएगा। आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, ठीक है, ये उन्होंने अपनी सिफारिशों के अनुसार ये जिम्मेदारी किसको दी है? ये सरकार को उन्होंने ये जिम्मेदारी सरकार से बोला है कि वो जो भी लोगों को प्रशिक्षण देना है ये सरकार जिम्मेदारी उठाए। समिति सहमत हो गई। ठीक है, समिति भी इस पर सहमत हो गई। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पहले से ही विद्यमान हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं वो पहले से ही कार्य करने के लिए पहल कर रही हैं, उनमें उन संस्थाओं को वित्त और अन्य प्रकार की सहायता दी जाए। ठीक है, जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनमें गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, और जहां ऐसी संस्थाएं नहीं है वहां पर सरकार ऐसी संस्थाओं का गठन करेगी। ठीक है, ऐसा कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिंदी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह कैसी चल रही है। ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये शिक्षा मंत्रालय देखे कि जो हिंदी प्रचार की व्यवस्था है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, वह कैसे चल रही है, ये सारी देखभाल कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय करेगा। ठीक है, साथ ही वह समिति द्वारा सुझाई गई दिशा निर्देशों में आगे कार्यवाही करे। जो भी समिति उन्हें दिशा निर्देश दे रही है, जो भी बता रही है, जो भी सुझाव दे रही है, उन पे भी वो काम करे। कौन? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है आपको कि शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीकों को आवश्यक कार्यवाही करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकटता के लिए और अनुच्छेद 351 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हिंदी के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उन्हें भी वो उठाएं। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और जो भी सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय है, ठीक है, ऐसा कहा गया है कि जो शिक्षा मंत्रालय है, वैज्ञानिक अनुसंधान है और सांस्कृतिक कार्यालय जो भी है कार्य मंत्रालय है, वो सभी आपस में मिलकर काम करें और वो देखें सभी आपस में मिलकर जो भी भारतीय भाषा विज्ञान है और भाषा शास्त्र और साहित्य संबंधी जो भी अध्ययन है, अनुसंधान है, उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जाए, और जो भी समिति की सिफारिशें हैं उन पर भी वो विचार करें, उनके अनुरूप वो कार्य करें। ठीक है, और जो भी दिशा निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं उनका भी वो पालन करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सरकार सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती। ठीक है, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी विभाग हैं, ठीक है, केंद्रीय सरकारी विभागों की स्थानीय कार्य जो भी स्थानीय जो कर्मचारी होते हैं, जो भी कार्यालय है, उनमें किस तरह से भर्ती की जानी चाहिए स्थानीय कर्मचारियों की, इनकी बात भी की गई है। तो इसमें बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट इसका है, समिति की राय है कि केंद्र सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय और आंतरिक कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करें और जनता के साथ पत्र व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें। ठीक है, जो भी केंद्र सरकार में भर्ती किए गए हैं कर्मचारियों को रखा गया है, जो भी उनकी स्थायी कार्यालय हैं, ठीक है, स्थायी कार्यालय में जो भी कर्मचारियों को रखा गया है उनके लिए भी कहा गया है कि वो हिंदी में कार्य का जो भी कामकाज वहाँ का है वो हिंदी में करें। ठीक है, जैसे पत्र व्यवहार है या ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम है उसे, और जो भी सरकार के विभाग हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, जो भी पत्र व्यवहार का कार्य होता है वो हिंदी में करने का प्रयास करें। अपने स्थानीय
कार्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने की वास्तव योजना तैयार करने में केंद्र सरकारी विभाग आवश्यकता को ध्यान में रखें। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि जो भी केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, ठीक है, जो भी केंद्र सरकार के विभाग हैं वो हिंदी जो भी इंग्लिश में तो काम हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी को भी प्रोत्साहित करें और हिंदी में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करें। ठीक है, जो भी सरकारी विभाग है उन सब में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कार्य होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में। ठीक है, जो भी फॉर्म है या पत्र व्यवहार हैं या फिर विभागीय जो भी साहित्य उपलब्ध है वहाँ पे उन सब को हिंदी में उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अपने स्थानीय कार्यालयों में जो भी स्थानीय सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के कार्यालय हैं अंग्रेजी के अतिरिक्त, अंग्रेजी में तो काम हो ही रहा है ब्रिटिश के समय से, क्योंकि जब देश हमारा गुलाम था तो ब्रिटिश का शासन था, उस समय उन्होंने कामकाज की भाषा अंग्रेजी बना रखी थी। ठीक है, तो अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी काम होना चाहिए, हिंदी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हिंदी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी योजना सरकार बनाए कि इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी कामकाज होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो भी विभाग है, ठीक है, उनमें भी और जो भी राज्य सरकारों के विभाग है उनमें भी जैसी भी आवश्यकता हो उनके अनुसार उन्हें कार्य करने चाहिए। यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रादेशिक भाषाओं में फॉर्म और विभागीय साहित्य उपलब्ध कराकर वह जनता को पूरी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके प्रादेशिक जो भाषाएं होती हैं उनमें जैसे लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराना, ठीक है, और साहित्य वगैरह उपलब्ध कराना, और उन सब में भी लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जनता को सुविधा हो सके, वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि समिति की राय है कि केंद्र सरकार के प्रादेशिक प्रशासनिक अभिकरणों और विभागीय जो भी कर्मचारी हैं कर्मचारियों की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए और कर्मचारियों प्रादेशिक आधार पर विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। ठीक है, जो भी समिति की ऐसी राय थी, उस टाइम समिति की राय थी जो भी केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरणों और विभागीय जो कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार में कार्यरत हैं और जो भी विभागों में लोग काम कर रहे हैं उस समय उनमें उनके बारे में भी उन्होंने पुनर्विचार की बात की है उन कर्मचारियों के लिए कि उन्हें प्रादेशिक आधार पर किस तरह से विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए उनके साथ, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें जहाँ सुविधा हो, जहाँ की भाषा वो अच्छे से जानते और समझते हो, वहाँ उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए भर्ती के तरीके और अर्हताओं में उपयुक्त संशोधन करना होगा। इसमें उन्होंने कुछ संशोधन की भी बात की है। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं और उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। ठीक है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं और उच्च केंद्रीय सेवाओं में किस तरह से भर्ती की बात की गई है। तो पहले इसमें बताया गया है परीक्षाओं का माध्यम, ठीक है, जो एग्जाम होते हैं उनका माध्यम। समिति की राय है कि परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे और कुछ समय पश्चात हिंदी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। ठीक है, आप यहीं तक, आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक लिखेंगे तो पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, तो आप सिंपल सा याद रखिए कि जब परीक्षा का माध्यम, समिति का कहना था कि जो परीक्षा का माध्यम है वो स्टार्टिंग में तो इंग्लिश ही रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे समय के पश्चात उसे विकल्प के रूप में, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको बाइलिंगुअल मिलता है। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि आगे चल के ऐसा कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद जब तक आवश्यक हो अंग्रेजी और हिंदी दोनों की परीक्षाओं के विकल्पानुसार परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट हो। ठीक है, उन्होंने कहा जैसे भी जरूरी हो जब तक भी तब तक दोनों विकल्प बच्चों को देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि किस प्रकार की नियत
कोटा प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए। जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपको पता होगा अगर आप अलग अलग जगह रहते हैं तो भाषाएं थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, तो उनके बारे में बात की गई है कि उनको किस तरह से जो प्रादेशिक भाषाएं होती हैं, प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग भी किस तरह से किया जाना चाहिए। कुछ समय के पश्चात वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करे। ठीक है, कुछ समय बाद उन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद में हिंदी का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए और हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से गृह मंत्रालय को जो भी आवश्यक हो उन्हें परामर्श करने चाहिए। ठीक है, वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने में गंभीर कठिनाइयां पैदा होने की संभावना है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो बच्चों को विकल्प दिए जाने चाहिए, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं या हिंदी इंग्लिश का विकल्प होना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। भाषा विषय प्रश्न पत्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विषयक प्रश्न पत्र। समिति की राय है कि सम्यक सूचना के बाद समान स्तर के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होने चाहिए। ठीक है, समिति का कहना है कि 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होने चाहिए, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी से भिन्न किसी भारतीय भाषा में होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी एक को चुन ले। ठीक है, एक तो हिंदी में होना चाहिए और दूसरा इंग्लिश के अलावा भी किसी में होना चाहिए, ताकि बच्चों को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए कि वो उनका जो मन करे, जो उन्हें अपने लिए उचित लगे, जिससे वो अच्छे से समझ सके, उसे वो चुन सकते हैं। अभी केवल एक ऐच्छिक हिंदी परीक्षा पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के फल पर चुने गए जो परीक्षार्थी इस परीक्षा पत्र में उत्तीर्ण हो गए हों, उन्हें भर्ती के बाद जो विभागीय हिंदी परीक्षा देनी होगी। ठीक है, ये कहा गया है कि प्रश्न पत्र के अनुसार तो जो बच्चे पास हो गए हैं उन्हें तो नियुक्त कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन उन्हें नियुक्त करने के बाद जो विभागीय हिंदी होती है, जो कामकाज की हिंदी होती है, उनमें उन्हें परीक्षा देनी होती है। ठीक है, उनमें बैठने और उनमें उत्तीर्ण होने की शर्त में छूट दी जाएगी। ठीक है, उनको छूट भी मिलेगी बच्चों को। यहाँ पे बताया गया है जैसे कि समिति का सुझाव है कि केंद्रीय मंत्रालयों के हिंदी प्रकाशनों में अंतरराष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग के संबंध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाएगी, जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि प्रकाशन इस प्रकार की जनता के लिए हो। ठीक है, जो प्रकाशन है वो इस तरह के लोगों के लिए हो, जनता के लिए हो, और उनकी विषय वस्तु क्या है, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांख्यिकी प्रकाशनों में, जिसमें केंद्रीय सरकार का बजट संबंधी साहित्य भी शामिल हो। ठीक है, जो भी सामग्री तैयार की जाए उनमें इस तरह की जानकारी भी होनी चाहिए। बराबर अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का भी प्रयोग किया जाए, वो भी उनमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो विषय वस्तु हो कैसी हो, वैज्ञानिक भी हो, तार्किक भी हो और सांख्यिक भी हो। ठीक है, और उनमें केंद्र सरकार का जो बजट है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, साहित्य की जानकारी होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अंकों की भी जानकारी होनी चाहिए। अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है अधिनियमों, विधेयकों और इत्यादि की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। समिति की राय है कि संसदीय विधियां अंग्रेजी में बनी रहें, किंतु उनका प्रमाणिक हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, समिति का कहना है कि जो संसदीय विधियां हैं
ठीक है, वो इंग्लिश में तो बनी रहे लेकिन उनका हिंदी में भी अनुवाद उपलब्ध होना चाहिए, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके उन्हें दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनका कहना है कि उनका जो संसदीय विधियां जो भी हैं वो रहेंगी तो इंग्लिश में ही, लेकिन उनका ट्रांसलेशन जो है, उनका अनुवाद जो है वो हिंदी में भी किया जाना चाहिए, हिंदी में भी लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। संसदीय विधियां अंग्रेजी में बनती रहें पर उनके प्रमाणिक हिंदी अनुवाद की व्यवस्था करने के वास्ते विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। ठीक है, ये विधेयक कौन पेश करेगा? विधि मंत्रालय। संसदीय विधियों का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद करने का संबंध भी विधि मंत्रालय का होगा। ठीक है, जो भी प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद विधि मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी भी विधि मंत्रालय को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है आपको कि समिति की राय जाहिर की है, समिति ने अपनी राय में जाहिर किया है कि जहां कहीं राज्य विधानमंडल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिंदी से भिन्न किसी भाषा में है, वह अनुवाद 348 के खंड 3 के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद के अलावा उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए इसमें कि समिति का ये भी कहना है कि अगर जैसे कोई राज्य विधानमंडल है, ठीक है, कोई राज्य विधानमंडल है, वो अपना कोई विधेयक पेश करते हैं, पास करते हैं, उनका पास किया हुआ विधेयक है या कोई अधिनियम है, ठीक है, जो उनकी प्रादेशिक भाषा में है, वो हिंदी में नहीं है। ठीक है, मूल पाठ हिंदी से भिन्न है। ठीक है, ये हिंदी से अलग है, जो ना इंग्लिश में है और ना ही हिंदी में है, उनकी अपनी कोई लोकल लैंग्वेज में है, उसको भी अनुच्छेद 348 में बताया गया है। 348 की खंड का में कहा गया है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, उसका अनुवाद हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया जाना चाहिए। राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य सांविधिक लिखतों के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप तो यहीं तक ध्यान दीजिए कि यही बताया गया है, जो भी राज्य सरकारें हैं, ठीक है, राज्य की जो राजभाषा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अपनी लैंग्वेज है, जो भी उनकी राजभाषा है, उसमें जो भी विधेयक है, ठीक है, चाहे कोई भी राज्य विधेयक हो, कोई अधिनियम हो या फिर कोई संवैधानिक लेखा जोखा हो, जो कुछ भी है, उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में अनुवाद होकर पेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहां तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है, उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अंततः हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, क्या उन्होंने कहा है, जो भी राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें थी, राजभाषा आयोग, ध्यान रखिए, राजभाषा आयोग की सिफारिशों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल, जहां तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का सवाल है, उसकी भाषा इस परिवर्तन का समय आने पर अंततः हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, जब भी परिवर्तन का समय आएगा तब वहां पे हिंदी कर देनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली थी और समिति ने यह सिफारिश, इनकी जो सिफारिशें थी उसे माना। समिति की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय अंततः अपना सब काम हिंदी में करे। उनका कहना है कि समिति ने सिफारिश को माना है और उन्होंने कहा है कि जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय अपना जो सारा काम है वो हिंदी में करे। यह सिद्धांत रूप में स्वीकार है। ठीक है, ये किस रूप में स्वीकार उन्होंने किया है? सिद्धांतिक रूप में। ठीक है, और इसके संबंध में समूची कार्यवाही उस समय अपेक्षित होनी चाहिए जबकि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा। टाइम के अनुसार, मैं कहने का मतलब ये है कि समय के अनुसार चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिए कि वहां पे कहा गया कि जो भी कामकाज है वो हिंदी में होंगे, लेकिन समय समय पर अपने चेंजेस होते रहेंगे, ट्रांसलेशन होता रहेगा, अनुवाद होता रहेगा। समिति ने सुझाव दिया उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था
करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे। ठीक है, उनका कहना है कि समिति के ये भी सुझाव है कि जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो भाषा के विषय में जो भी व्यवस्था है उसके लिए आवश्यक विधेयक, जो महत्वपूर्ण जो विधेयक हो वह विधि मंत्रालय उचित समय पर सही समय पर वो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे कि निर्णयों, अज्ञप्तियों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिंदी और राज्य की राजभाषाओं का प्रयोग वैकल्पिक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा भी आदेश होगा आदेश के अनुसार प्रयोजनों के अनुसार हिंदी और जो भी राज्य की राजभाषाएं होंगी उनका वैकल्पिक रूप से यूज होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है आपको कि विधि क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम। ठीक है, मानक विधि शब्दकोश तैयार करने, केंद्र तथा राज्य के विधान निर्माण से संबंधित संवैधानिक ग्रंथ का पुनः अधिनियम करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संक्रमण काल में सांविधिक ग्रंथ और साथ ही निर्णय विधि अंशतः हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, उस अवधि में प्रारंभिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया। ठीक है, जो भी आयोग की सिफारिश थी उन्हें उसे भी समिति ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। समिति ने राय भी जाहिर की कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाएगा। ठीक है, समिति का क्या कहना था कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हें परामर्श दिया जाएगा कि वे भी केंद्र सरकार से राय लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। ठीक है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि समिति ने सिफारिश तो मान ली थी, समिति का ये भी राय थी उनकी कि उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य सरकारें हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो केंद्र सरकार से परामर्श करें और उसके बाद वो अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, समिति के सुझाव को दृष्टि में रखकर विधि मंत्रालय यथासंभव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिंदी में अनुवाद संबंधी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाए और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों के एक स्थायी आयोग का निर्माण करे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कहा गया है कि जो समिति के सुझाव को दृष्टि में रखते हुए जो विधि मंत्रालय है, ठीक है, विधि मंत्रालय ने सर्वमान्य विधि शब्दावली तैयार करने की बात की है, जैसे कि सभी मानते हो। ठीक है, और उनका ये भी कहना है कि एक विधि विशेषज्ञ के एक स्थायी आयोग का निर्माण करने की भी बात उन्होंने की है, जहां पे ये सारे कामकाज यथासंभव किए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम। ठीक है, हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना का कार्यक्रम। समिति ने यह सुझाव दिया कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और कार्यान्वित करे। ठीक है, इनका ये कहना है कि राजभाषा, जो भी राजभाषा है, राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की जो योजना है वो कौन बनाए, वो केंद्र सरकार बनाए, संघ सरकार बनाए। ठीक है, और उसे कार्य में लेकर आए। संघ के राजकीय प्रयोजनों में किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक ना लगाई जाए। ठीक है, उनका ये भी कहना है कि किसी पर भी इंग्लिश के प्रयोग पर भी, अगर कोई भी इंग्लिश का प्रयोग करता है या करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए, उस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसे और हम इस वीडियो में कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है पर आप देख लीजिए, तो छोटा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, हो जाएगा 10 मिनट में। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
संविधान में भाषा नीति की कौन सी 3 प्रमुख बातें उभर कर सामने आई? ठीक है, संविधान में भाषा नीति की 3 बातों की बात पूछी गई है आपसे। तमिलनाडु में हिंदी के विरोध में हिंदी विरोध दल ने क्या क्या तर्क दिए? ठीक है, तमिलनाडु में जो लोगों ने हिंदी का विरोध किया था तो उन्होंने ऐसे क्या क्या तर्क दिए, उनके बारे में आपको प्रकाश डालना है, उनके बारे में आपको बताना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में हिंदी के विरोध के क्या कारण थे? ठीक है, या फिर तमिलनाडु में हिंदी के विरोध के कारण आपको बताने हैं। तमिलनाडु की बात अगर आती है तो आपको यही उत्तर देना है। चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। 1950 से 1960 तक हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए उसके प्रयोग क्षेत्र को पहचानने तथा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में काफी प्रगति हो गई थी। अब तक की गतिविधियों में भाषा नीति की 3 प्रमुख बातें स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ध्यान दीजिए 1950 और 60 के बीच। ठीक है, 1950 से लेकर 1960 के बीच हिंदी को अपनाया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में इसको विकसित किया गया, इसको प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, राजभाषा के रूप में इसको पहचाना गया, इसको अपना स्थान दिया गया। और ये इसके बारे में 3 बातें क्या क्या हैं, ये बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हिंदी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में विकसित करने की सलाह थी। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसी सलाह भी दी थी कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, हिंदी को राजभाषा के रूप में तो अपनाई जाए, इसका विकास तो किया ही जाए, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के साथ साथ जो देश की अन्य भाषाएं हैं उनको भी साथ लेकर चला जाए। ठीक है, तो हिंदी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में विकसित करने की यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, आप सिंपल शब्दों में याद रखिए कि फर्स्ट पॉइंट तो 3 पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है कि हिंदी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में अपनाने की सलाह दी गई है, उनके विकास की सलाह दी गई है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार जारी रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रयोग आप जानते हैं कि इंग्लिश का बहुत बोलबाला आप भी है, इंग्लिश का अच्छी तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो 1965 के बाद ये कहा गया है कि 1965 के बाद भी, ठीक है, 1965 के बाद भी जैसी आवश्यकता हो अपनी आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। थर्ड पॉइंट में आपसे बताया गया है कि हिंदी को क्रमिक तथा योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा। क्या बताया गया है कि हिंदी को क्रमिक और योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा। इसके लिए भाषा विकास के आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 3 पॉइंट है, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद करना है। आप मेरे साथ याद कर लीजिए, मैं आपको याद करा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आपसे कहा गया है कि 3 प्रमुख जो बातों के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट में आपसे बताया गया है कि हिंदी के साथ साथ भारत की यानी कि देश की दूसरी भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में विकास की बात की गई है। दूसरे पॉइंट में आपसे बताया गया है कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी को आवश्यकता अनुसार जारी रखा जाएगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि हिंदी को क्रमिक तथा योजनाबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा और इसके लिए भाषा विकास के आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, आई होप ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। यह नीति एक बहुभाषी समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार जनतांत्रिक और उदार थी। ये नीति कैसी थी? ये नीति किस तरह की, जो नीति ऊपर बात की गई है, ये नीति एक बहुभाषी समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार जनतांत्रिक और उदार थी। ठीक है, इस दिशा में आगे बढ़ने पर राष्ट्रीय सहमति अपेक्षित थी। ठीक है, इस पे पूरे राष्ट्र की एक सहमति थी। पर अब देखिए तमिलनाडु के, अब यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में इस शब्दावली की 2री शताब्दी में ही उच्च कुल के लोगों के वर्चस्व के विरोध में ईसवी रामस्वामी
नायक्कर ने जस्टिस पार्टी न्याय दल की स्थापना की और अंग्रेजी का समर्थन किया। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु में हिंदी को अपनाने से इनकार किया गया और समर्थन किसका किया गया, इंग्लिश का किया गया। ठीक है, ये कुछ नाम आप इनके याद रखिएगा। रामस्वामी जो नायकर थे, जस्टिस पार्टी के थे, न्याय दल के थे, इन्होंने हिंदी का विरोध किया और अंग्रेजी को अपनाने की बात की, अंग्रेजी का समर्थन किया। तमिलनाडु की बात है। बाद में नायकर ने द्रविड़ कलमर द्रविड़ संघ नामक दल का प्रवर्तन किया। ठीक है, बाद में ये एक और दल लेकर आए, द्रविड़ संघ एक और दल लेकर आए, इसका इन्होंने सपोर्ट किया, जो द्रविड़ संस्कृत पर अलग द्रविड़ स्थान की मांग लेकर चल रहा था। ये दल कैसा था, ये अपनी ही अलग मांग कर रहे थे, द्रविड़ संस्कृति। ठीक है, पर ये एक द्रविड़ स्थान की अलग ही मांग कर रहे थे। इस मांग का आधार यह था कि तमिलनाडु के ब्राह्मण आर्य हैं। इसका क्या था, इनकी मांग क्या था कि जो तमिलनाडु के ब्राह्मण हैं वो क्या हैं, वो आर्य हैं, अतः आर्य संस्कृति का बहिष्कार कर द्रविड़ संस्कृत की स्थापना करनी होगी। इनका क्या कहना था कि वहाँ के जो तमिलनाडु के जो ब्राह्मण हैं वो आर्य हैं, इसलिए वो आर्य संस्कृत का तो बहिष्कार कर रहे थे। आर्य संस्कृत का बहिष्कार करके वो द्रविड़ संस्कृत को अपनाने की बात कर रहे थे, जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो जाए। उनका उद्देश्य क्या था कि वो ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करना चाहते थे। इस तरह ब्राह्मण विरोध ने आर्य विरोध का रूप लिया। इस तरह जो ब्राह्मण विरोधी थे, इन्होंने आर्य विरोधी का रूप ले लिया और आर्यों से संबंधित सभी बातें त्याज्य मानी गई और जो भी आर्यों से संबंधित बातें थी उन्हें उन्होंने अलग कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप हिंदी विरोध और हिंदुत्व का विरोध इस दल में मुख्य नारे बन गए। ठीक है, इस दल के नारे क्या बन गए, वो हिंदी और हिंदुओं का विरोध करने लगे। ठीक है, वो हिंदुओं का तो विरोध कर ही रहे थे, हिंदुओं के साथ साथ वो हिंदी भाषा के भी विरोधी हो गए। राजनीति के कारण द्रविड़ कलगम से अलग होकर आड़ादुरै के नेताओं में द्रविड़ मुंट्रो कलमट जो थे यहाँ, और ये द्रविड़ मुनेत्र कलगम एक संघ बन गया और इन्होंने अखिल भारतीय, ठीक है, इन्होंने रामचंद्र के नेतृत्व में अखिल भारतीय का भी इन्होंने विरोध किया। इस तरह से 2 बार दल के विभाजन के बाद भी हिंदी विरोधी दल का समान नारा बना रहा। ठीक है, इन्होंने 2 बार इसका विरोध तो किया, इसके बाद भी नारा वही बना रहा कि हिंदी विरोधी दल। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं के साथ साथ हिंदी का भी विरोध किया, तो इनका नारा हिंदी विरोधी फिर भी बना रहा। इन दलों ने हिंदी विरोध के पक्ष में कुछ तर्क दिए, इन्होंने कुछ अपने तर्क भी दिए थे कि ये हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इनके कुछ तर्क थे, वो देख लेते हैं हिंदी का इन्होंने विरोध क्यों किया था। पहला तो इन्होंने तर्क ये दिया था कि पहला तर्क इनका ये था कि हिंदी वास्तव में बहुसंख्यक आबादी की भाषा नहीं है। ठीक है, इनका पहला विरोध था, जो इन्होंने पहला तर्क दिया था। ठीक है, इन्होंने पहला तर्क दिया था कि जो हिंदी है वो वास्तव में बहुसंख्यक आबादी की भाषा नहीं है, क्योंकि इसमें कई बोलियां हैं। इनका कहना था हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं और हिंदी बहुत सारे लोगों की भाषा नहीं हो सकती है। जिसे हिंदी कहते हैं वह तो मुट्ठी भर लोगों की भाषा है। ठीक है, इनका कहना था जिन्हें हम हिंदी मान के चल रहे हैं वो तो ना के बराबर लोगों की भाषा है। हिंदी उस विशाल क्षेत्र की ही भाषा नहीं है जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, बल्कि इसका प्रयोग क्षेत्र पूरा देश है। ठीक है, इनका कहना था हिंदी तो ना के बराबर लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग अपना अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इन्होंने हिंदी का विरोध किया है। दूसरा इन्होंने तर्क दिया है कि तर्क दूसरा इनका ये है कि भाषा समृद्ध नहीं है। उनका कहना था कि जो हिंदी भाषा है वो समृद्ध नहीं है और प्राचीन भी नहीं है। इनका कहना था ना तो हिंदी समृद्ध है और ना ही प्राचीन है। राजभाषा होने के लिए प्राचीन होना ही पर्याप्त नहीं है, और इन्होंने ये भी कहा है कि राजभाषा होने के लिए सिर्फ प्राचीन ही होना हिंदी का पर्याप्त नहीं है। इस तरह साहित्यिक संपदा की अपेक्षा ज्ञान विज्ञान का साहित्य, प्रक्रिया साहित्य, विधि साहित्य भी होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इसको बोला है कि ज्ञान विज्ञान
का साहित्य भी हो और प्रक्रिया का साहित्य भी हो, विधि का साहित्य को भी इन्होंने महत्व दिया है। इस दृष्टि से भारत की कोई भी भाषा स्वतंत्रता के दिन राजभाषा के दायित्व के वहन के लिए अपेक्षित नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो भारत की कोई भी भाषा राजभाषा के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हिंदी इस कार्य के लिए योग्य थी। लेकिन बाकी सबका मानना था कि जो हिंदी है वो इन सब कामों के लिए जो भी ऊपर बताए गए हैं ये योग्य है। यह बात पिछले 40 वर्ष के विकास के विकास से सिद्ध हो गई है। तीसरा इन्होंने ये बोला है, तीसरा इनका तर्क ये था कि हिंदी साम्राज्यवाद भारतीय भाषाओं को समाप्त कर देगा। ठीक है, हिंदी के लिए इन्होंने क्या कहा है कि हिंदी जो है वो साम्राज्यवाद भारतीय भाषाओं को समाप्त कर देगा। साम्राज्यवाद जो वास्तव में अंग्रेजी का था, उनका कहना था वास्तव में साम्राज्यवाद किसका है, अंग्रेजी का है, क्योंकि उस समय भारतीय भाषाओं का कोई महत्व नहीं था। हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं को विकास का पूर्ण अवसर देना हमारी नीति है। उनका कहना था कि हिंदी के साथ साथ हमें दूसरी भाषाओं के विकास पर भी जोर देना चाहिए। चौथा पॉइंट इनका था कि अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है। इनका कहना था कि अंग्रेजी जो है वो ज्ञान विज्ञान की भाषा है और हिंदी को लाने से हम ज्ञान विज्ञान से दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हिंदी को हम लेकर आते हैं तो हम ज्ञान विज्ञान से दूर हो जाएंगे। यह तर्क संगत है, फिर भी दो विचारणीय बिंदु सिर्फ अंग्रेजी ही क्यों। ठीक है, फिर भी ये बात आई बाहर निकल कि सिर्फ अंग्रेजी की ही हम बात क्यों कर रहे हैं, अन्य विदेशी भाषाओं से हम क्यों वंचित रहें। ठीक है, दूसरी विदेशी भाषाओं को हम क्यों छोड़ दें। यह भी कि हमें अपनी भाषाओं का भी इतना ही विकास करना चाहिए जिससे देश की सारी आबादी के लिए ज्ञान विज्ञान के रास्ते खुले। अंग्रेजी शिक्षा से कुछ गिने चुने लोग ही लाभ उठाते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उससे बहुत कम लोग ही लाभ उठा पाते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही लाभ उठाते हैं। तो यहाँ बात की गई है कि हम दूसरी भाषाओं को भी आगे लेकर आए, दूसरी भाषाओं के विकास की भी बात करें। अंग्रेजी के अधिपत्य से यह खतरा है कि हमारी भाषाएं विकसित ना हो पाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जो अंग्रेजी की बात है, अगर अंग्रेजी को ही हम प्रोत्साहन देते रहेंगे तो हमारी जो दूसरी भाषा है उनका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आखिरी में निष्कर्ष निकलकर क्या सामने आता है, देखिए, हिंदी विरोध नकारात्मक दृष्टि से, ठीक है, जो हिंदी विरोधी थे वो नकारात्मक दृष्टिकोण उनका था और इससे अंग्रेजी को बल मिलता है। और इससे क्या हुआ, अंग्रेजी को बल मिला और भारतीय भाषाओं का विकास रुक सकता है। ठीक है, ये भी है कि अंग्रेजी को बल मिलेगा, हिंदी का विरोध होएगा और जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास रुक जाएगा। सकारात्मक और व्यवहारिक दृष्टि यही होनी चाहिए कि हम अपनी सारी भाषाओं का विकास करें और जन सामान्य को देश के उत्थान में कार्यशील होने का अवसर दें। ठीक है, तो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है कि हिंदी के साथ साथ हमें सभी भाषाओं को आगे लेकर आना चाहिए, सभी भाषाओं के विकास की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर 25 आपका खत्म होता है, यहाँ पे 25 चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको चैप्टर 26 मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के जो भी बचे हुए चैप्टर हैं उनको मैं 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। बाकी की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।